हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ये आपका प्रैक्टिस थर्ड होगा। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस थर्ड होगी जो एलटी के लिए होगी, क्योंकि एलटी का क्या है ना, एलटी का क्लास अब तक 36 क्लास हो चुकी है एलटी की, जो कि आपकी थ्योरी की क्लास चल रही है। ठीक है, ये यूट्यूब पे चल ही रही है थ्योरी क्लास, जिसमें से 36 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है थ्योरी। इसमें से अब मैं क्या सोच रही हूँ कि इधर हम थ्योरी भी करते चलेंगे, पीछे हम इसकी प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस मैंने कितना करा दिया है, 2 प्रैक्टिस हो चुकी है एलटी की। मतलब जो हम सिलेबस को पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक्स को हम पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक की हम पीछे से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से जैसे कि सोनेट 29 138 हो गया था पोइट्री सेक्शन का, शेक्सपियर का। उसके बाद फिर आपके मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस हो गया था। देन उसके बाद वर्ड्सवर्थ का दी वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस हो गया था। ठीक है, और आपका वर्ड्सवर्थ का और क्या था दी वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस हो गया था। ठीक है, और टिंटन एबे हो गया था। तो इतना हो गया, ठीक है, क्योंकि टिंटन एबे था तो इतना हो गया था, इतना मैंने प्रैक्टिस करा दिया है। आज इस वीडियो में प्रैक्टिस ही करेंगे एलटी का, और इसमें पैराडाइज लॉस्ट होगा और क्या होगा, पैराडाइज लॉस्ट होगा और जॉन डन का कैनोनाइजेशन होगा। ठीक है, इन दोनों से आज हम प्रैक्टिस करेंगे, पैराडाइज लॉस्ट से, कैनोनाइजेशन से। 2 है आज, जॉन डन का कैनोनाइजेशन है एंड मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है। इन्हीं दोनों को आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आगे थ्योरी भी चल रही है, पीछे से इसका हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी करते रहेंगे हर टॉपिक का। हर टॉपिक को जैसे जैसे हर टॉपिक का हमने थ्योरी किया है ना, 36 क्लास हो चुकी है ये हर टॉपिक के, यानी कि पोइट्री सेक्शन है ये अभी, जिसमें से ड्रामा का 2 पार्ट हो, ड्रामा सेक्शन का ना 2 हो गया था, जिसमें से ऑल फॉर लव भी हो गया है, 12th नाइट भी हो गया है, और मैकबेथ भी हो गया है ड्रामा सेक्शन का, और पोइट्री सेक्शन का, यानी कि 36 क्लास पूरी थ्योरी क्लास हो चुकी है। और पीछे से हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जिसमें से प्रैक्टिस भी मैंने 2 ऑलरेडी दे दिया है। आज ये थर्ड प्रैक्टिस देखेंगे, इसमें हम कैनोनाइजेशन और पैराडाइज लॉस्ट को देखेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। और ये जो प्रैक्टिस होगी ना पैराडाइज लॉस्ट पे जो होगी, तो ये आपके टीजीटी एलटी के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट, एलटी स्पेशल है, एंड टीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट वहाँ पे भी है, पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे भी पैराडाइज लॉस्ट है। ठीक है, आपकी जीआईसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कई जगह के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल ये एलटी के लिए स्पेशल मैंने इसको स्टार्ट किया है प्रैक्टिस, पीछे से हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आज की इस क्लास में 60 क्वेश्चन होंगे और 60 क्वेश्चन में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा, कितना आपने स्कोर किया है। देखिए मैंने इसका थ्योरी पढ़ा दिया है तो उसका अब मैं प्रैक्टिस ले रही हूँ अब से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजल डज सैटर्न ट्रिक बाय डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ एज अ चेरब। तो ये मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से कि शैटन जो है जब वो चेरब के रूप में बदलता है, यानी कि शैटन अपने आप को चेरब के रूप में जब डिस्गाइज करता है तो किस एंजल को वो धोखा देता है, किस एंजल के साथ ट्रिक करता है। ठीक है, ये जो चेरब है ना, ये एक प्रकार का फरिश्ता है, यानी कि एंजल है, एंजल बनता है। यानी कि कौन ये एंजल बनता है, शैटन अपने आप को डिस्गाइज करता है, वो एक चेरब बनता है, चेरब मीन्स एक एंजल बनता है। और ये किसको, मतलब किस एंजल को ये धोखा देता है, माइकल, यूरियल, राफेल, एब्डियल। तो ये बताना है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे माइकल है कि यूरियल है, राफेल है या एब्डियल है। देखिए शैटन जो होता है ना, जब वो हेवन से गिरने के बाद अर्थ पर आता है तो वो जानना चाहता है कि ईश्वर की न्यू क्रिएशन, यानी कि इंसान जो ईश्वर ने न्यू क्रिएट किया है, एडम एंड ईव, वो कहाँ है। तो वो ये जानने के लिए क्या करता है ना, एक छोटे से मासूम एंजल के रूप में अपने आप को, मतलब एक छोटे से मासूम एंजल के रूप में धारण कर लेता है, मतलब डिस्गाइज हो जाता है एक छोटा सा मासूम फरिश्ते के रूप में। और एंजल यूरियल के पास जाता है, जब ये चेरब बन जाता है, अपने आप को चेरब बना के जाता है, तो कहाँ जाता है, यूरियल के पास जाता है। ठीक है, यूरियल के पास जाता है। अब यूरियल जो कि सूरज पर, यानी कि सूर्य पर पहरा दे रहा था, तो शैटन यहाँ इसके पास आता है। शैटन बहाना बनाता है कि वह ईश्वर के इस अद्भुत क्रिएशन को करीब से देखकर उसकी तारीफ़ करना चाहता है। तो यूरियल उसके भोलेपन विश्वास कर लेता है, क्योंकि भाई छोटा सा बच्चा बना रहता है, तो इसको लगता है कि छोटा सा बच्चा है, वह ईश्वर की न्यू क्रिएशन को देखकर शायद वो तारीफ़ करना चाह रहा हो, तो ये उसके भोलेपन पर विश्वास कर लेता है और उसे अर्थ का रास्ता दिखा देता है। तो इस तरह शैटन जो है वो यूरियल को धोखा देने में कामयाब हो जाता है। तो किसे, एक चेरब के रूप में ये किसे धोखा देता है, यूरियल को।
नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज सैटर्न नॉट टेक। इसमें से कौन सा फॉर्म है, यानी कि कौन सा रूप सैटर्न ने नहीं लिया था। एंजल, टोड, कॉर्मोरेंट, ही टेक्स ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स, यानी कि उसने डिस्गाइज कौन सा रूप नहीं लिया था। देखिए पैराडाइज लॉस्ट में ये होता है कि अगर हम बात करें एंजल, टोड, कॉर्मोरेंट, पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न अपने पर्पस को, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई अलग अलग रूप धारण करता है। वो हेवन में एक एंजल का रूप लेता है। एंजल मतलब अभी मैंने ऊपर पढ़ाया चेरब का रूप लेता है। चेरब मतलब एंजल ही होता है, एक छोटा सा फरिश्ता। तो वो जब उसमें शामिल होने के लिए वो चेरब का रूप लेता है, ठीक है, हेवन में। और ईडन के बाग में वो घुसने के बाद, जब ईडन के बाग में घुस जाता है, ईडन ऑफ गार्डन में घुस जाता है, तब वो किसका रूप लेता है, कॉर्मोरेंट का रूप लेता है। कॉर्मोरेंट एक प्रकार की बर्ड है, पक्षी है, इसका रूप लेता है ताकि वो पेड़ पर बैठकर सब कुछ देख सके, मतलब सब कुछ देख सके। और ईव के कान में बुरे विचार डालने के लिए उसके बाद ये क्या करता है, ईव के कान में बुरे विचार यानी कि जो बैड थॉट है उसको डालने के लिए वो एक टोड का रूप लेता है। किसका, टोड यानी कि मेंढक का रूप लेता है। क्योंकि उसने ये सभी फॉर्म लिए हैं, इसलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, ही टेक्स ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स। ये एंजल मतलब चेरब, तो इसमें से सभी फॉर्म उसने लिया है। मैंने बता भी दिया कि कब कब उसने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन व्हाट बुक डज द फॉल टेक प्लेस। ये भी अच्छे से पढ़ाया है मैंने, पैराडाइज लॉस्ट पढ़ाया है ना, वहाँ पे सब कुछ अच्छे से पढ़ाया है आपके एलटी की थ्योरी में ही, इसलिए मैं ये प्रैक्टिस करा रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। पूछा जा रहा है कि किस बुक में पतन होता है। किसका पतन, एडम और ईव का, यानी कि एडम और ईव के फल खाने की घटना किस बुक में होती है। तो पतन की बात अगर करें तो ये एपिक की सबसे इम्पॉर्टेंट घटना है फॉल की। ये वो मोमेंट को रेफ़र करता है जब ईव यानी कि पतन, ठीक है, ये जो पतन है ना, ये वो मोमेंट को रेफ़र करता है जब ईव और फिर एडम शैटन के बहकाव में आकर वो फॉरबिडन फ्रूट खा लेते हैं। तो ये पूरी घटना जॉन मिल्टन के कौन सी बुक में होती है, बुक 9 में। ये ध्यान रखना है, बुक 9 में ये पूरी घटना होती है। बुक 10 में फिर उनको निकाल दिया जाता है हेवन से, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इन विच बुक ऑफ बाइबल डज द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव अकर। तो बाइबल के किस बुक में एडम और ईव की कहानी आती है, बाइबल के किस बुक में, ये भी कितनी बार ही बताया है। तो बाइबल की किस बुक में एडम और ईव की जो कहानी है, देखिए एडम और ईव की कहानी, दुनिया की क्रिएशन, इंसान के पतन की कहानी क्रिश्चियन और यहूदी धर्म की सबसे पहली और बुनियादी बुक में है। तो ये जो कहानी है ना, ये बाइबल का जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि जेनेसिस की बुक में मिलता है। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, बुक ऑफ जेनेसिस। बाइबल की फर्स्ट बुक से इन्होंने लिया है ना, पूरी कॉपी किया है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच डेविल एडवोकेट्स अ रेन्यूअल ऑफ ऑल आउट वॉर अगेंस्ट गॉड। कौन सा डेविल है जो गॉड के खिलाफ फिर से पूरी ताकत से युद्ध करने के लिए वकालत करता है, एडवोकेट करता है, ठीक है। कौन सा वो डेविल है जो फिर से गॉड के खिलाफ पूरी ताकत से युद्ध करने को सोचता है। तो देखिए हेल में गिरे हुए शैटन इस बात पर बहस करते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। जैसे सारे जो फॉलन एंजल है वो हेवन में गिर गए हैं, तो वो पेंडेमोनियम, एक सभा पेंडेमोनियम में बैठ के सब लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बहस कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। तो उसमें एक जो फॉलन एंजल होता है जिसका नाम मोलोक होता है, वो बहुत ही क्रूर होता है, बहुत ही गुस्सैल योद्धा है। और वो ये दलील देता है, जो मलोक है ये दलील देता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए और अपनी पूरी ताकत से हेवन पर फिर से हमला कर देना चाहिए। और वो खुले युद्ध का सबसे बड़ा समर्थक है, कौन, मोलोच। तो ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा कहानी को जोड़ के बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको कहानी याद आ जाए कि हाँ सच में ये था, ठीक है। तो आंसर आप इजीली कर सको। व्हाट इज़ द मिल्टन स्टेट पर्पस इन पैराडाइज लॉस्ट। तो मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन का उद्देश्य क्या था, पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन का बताया गया उद्देश्य क्या था, क्या बताया गया था। देखिए ये जो एपिक शुरू होता है ना, शुरुआत में ही जॉन मिल्टन अपना इरादा क्लियरली बताते हैं। वो लिखते हैं कि टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन,
तो ये मतलब शुरुआत में ही वो बता देते हैं, जैसे वो लिखने वाले हैं एपिक को लिखते हैं शुरुआत में ही बता देते हैं इनका अपना लक्ष्य कि टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, मतलब ईश्वर के तरीके यानी कि ईश्वर के न्याय को इंसानों के सामने सही ठहराना। तो मिल्टन यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि ईश्वर ने जो कुछ भी किया, गॉड ने जो कुछ भी किया वो क्यों किया और वो न्यायपूर्ण क्यों है। ये इनका लक्ष्य था लिखने का, सिर्फ ईश्वर के तरीकों को इंसानों के सामने सही ठहराना, उसी चीज़ को वो इंसान के सामने सही लाना, सही तरीके से ठहराना, इसलिए उन्होंने ये एपिक लिखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट, इसमें से कौन सा कैरेक्टर पैराडाइज लॉस्ट का नहीं है। ठीक है, नाइट है, एगनी है, डिस्कॉर्ड है, डेथ है, कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है, ये भी मैंने पढ़ाया है। देखिए इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है। मिल्टन ने अपने एपिक में कई अब्स्ट्रैक्ट थॉट्स को लिया है ना, कई अब्स्ट्रैक्ट थॉट को उन्होंने कैरेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट थॉट उन्होंने डेथ को लिया है, जैसे कि सिन और डेथ है ना, वो एक अब्स्ट्रैक्ट थॉट है, यानी कि कोई एक्चुअल में कोई पर्सन नहीं है, वो बस सोची समझी एक डेथ को एक एज ए कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया गया है, सिन को एज ए कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है कि हाँ कोई जीता जागता वो कोई पर्सन है, पर्सोनीफाई कर दिया गया है। ठीक है, तो ये डेथ है और सीन है। ठीक है, डेथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो शैटन और उसकी बेटी सिन का बेटा है जो डेथ है। ठीक है, ठीक है, तो जो डेथ है ना, डेथ को इन्होंने मतलब डेथ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और ये सिन और शैटन का बेटा है। ठीक है, सिन और शैटन का ये बेटा है और सिन शैटन की बेटी है जो उसके हेड से निकली है, और सिन ऐसा कहा जा रहा है कि सिन और शैटन का बेटा डेथ है, ऐसा बताया गया है। और दूसरा है डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब क्लह, और तीसरा है नाइट। नाइट को भी कैरेक्टर, इन दोनों को भी, डेथ है, डिस्कॉर्ड है, नाइट है, सिन है, इन सभी को कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है। मिल्टन ने कैरेक्टर के रूप में इन सभी को मेंशन किया है। हालांकि ये कोई पर्सन नहीं है, बट इनको एज ए कैरेक्टर पर्सोनीफाई किया गया है। लेकिन इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया था, तो एगनी नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, एगनी नहीं है। एगनी को एक इमोशन के रूप में दर्शाया गया, ना कि एक सजीव कैरेक्टर के रूप में नहीं, एक लिविंग पर्सन के रूप में नहीं, बल्कि इनको डेथ, सीन, नाइट, डिस्कॉर्ड, इन सभी को एक लिविंग पर्सन के रूप में दिखाया गया है। विच एंजल वेल्ड्स अ लार्ज शोर्ड इन द बैटल एंड वुंड्स शैटन, बताना कौन सा एंजल युद्ध में एक बड़ी तलवार चलाता है और शैटन को घायल कर देता है। माइकल, एब्डियल, यूरियल, नन ऑफ द एबव। तो कौन सा कैरेक्टर है ये भी बताया था। यानी कि जब हेवन में युद्ध होता है तो एंजल की सेना का लीड कौन करता है, आर्कएंजल माइकल करता है। और वॉर के दौरान क्या होता है, माइकल उस शक्तिशाली तलवार से शैटन पर हमला करता है जिसे गॉड ने खुद बनाया है, जिस तलवार को गॉड ने खुद बनाया है। तो इस हमले से शैटन जो होता है वो बुरी तरह से घायल हो जाता है, पहली बार दर्द का वो अनुभव करता है, पहली बार उसको दर्द का फील होता है। तो माइकल ही है वो जो लीड करता है जब हेवन में शैटन के साथ युद्ध होता है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हेन शैटन लीप्स ओवर द फेंस इनटू पैराडाइज व्हाट डज मिल्टन लाइकन हिम टू। जब शैटन क्या करता है, पैराडाइज की बाग की दीवार अंदर फाद कर जाता है, यानी कि पैराडाइज जो ईडन है, गार्डन ऑफ ईडन, उसकी जो दीवार होती है उस पर फांद कर वो अंदर आता है। तो मिल्टन उसकी तुलना किससे करते हैं। ठीक है, ये पैराडाइज का जो बाग की जो दीवार है ना उसको फाद कर वो अंदर आता है। तो मिल्टन यहाँ पे शैटन की तुलना किससे करते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसकी तुलना किससे करते हैं। देखिए, मिल्टन शैटन के चोरी छिपे एडन के मतलब ईडन, गार्डन ऑफ ईडन में एंटर करने के तरीके को समझाने के लिए एक सिमिली का यूज़ करते हैं। वे लिखते हैं कि शैटन ठीक उसी तरह दीवार फाद कर अंदर गया जैसे एक भेड़िया भेड़ों के बाड़े में चुपके से घुस जाता है ताकि वो मासूम भेड़ों पर शिकार कर सके। तो यहाँ भेड़े एडम और ईव का सिंबल है। यहाँ पे भेड़ कौन है, वो एडम और ईव हैं। ठीक है, और भेड़िया कौन है, शैटन। तो अ वुल्फ लीपिंग इनटू अ शीप्स पेन, जिस तरह ये गार्डन ऑफ ईडन में दीवार कूदकर आता है, उसी तरह एक भेड़िया भी भेड़ों के बाड़े में चुपके से घुस जाता है ताकि वो मासूम भेड़ों का शिकार कर सके। उसी तरह शैटन यहाँ पे वुल्फ है और वो आ रहा है इन मासूम भेड़ों का शिकार करने, यानी कि यहाँ पे मासूम भेड़े कौन है, वो आपके एडम एंड ईव है। नेक्स्ट पे आएंगे,
विच एंजल टेल्स एडम अबाउट द फ्यूचर इन बुक 11 and 12, ये 11 ही है ना, 11 and 12, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करता है, इधर वाला और इधर वाला भी थोड़ा ज़्यादातर अभी तक मेरी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया है, लेकिन फिर भी बार बार आप लोग ने भी बताया कि मैम ऐसे ऐसे करके 9 होता है, ऐसे 11 होता है, मैंने उसको बहुत बार, लेकिन जब भी सामने आता ना एक पहले मेरा कन्फ्यूज़न सामने आ जाता है। खैर ये 11 ही है क्योंकि ये 12 है तो ये 11 ही होगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किस एंजल ने, ठीक है, 11 मतलब जो बुक 11 and 12 में कौन सा एंजल एडम के फ्यूचर के बारे में बताता है, कौन सा एंजल है जो एडम को फ्यूचर के बारे में बताता है, राफेल, यूरियल, माइकल। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा माइकल। माइकल ही बताता है ना। एडम और ईव के पतन के बाद जो आर्कएंजल होता है माइकल, उन्हें ईडन के बाहर, ईडन के मतलब ईडन का जो बाग है यानी कि गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकालने के लिए भेजता है। लेकिन बाहर निकालने से पहले माइकल क्या कहता है, एडम को एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है और उसे ना फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का एक सीन दिखाता, देखो अब क्या होगा, तुमने तो खा लिया है, अब देखो अब दुनिया में क्या क्या चीज़ें आएंगी, उनको एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें क्या दिखाया जाता है, जिसमें मानो पूरी ह्यूमन रेस का दुख लास्ट में जीसस क्राइस्ट के थ्रू मोक्ष की आशा में शामिल होती है, ये सारी चीज़ें ये दिखाता है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन हेल। तो इनमें से कौन सी चीज़ें हेल में नहीं पाई जाती हैं, कौन सी चीज़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जम्स है, गोल्ड है, ऑयल है, मिनरल्स है, कौन सी चीज़ें हैं जो हेल में नहीं पाई जाती हैं, ये हमें बताना है। ओके, कौन सी चीज़ें हेल में नहीं पाई जाती हैं। देखिए मिल्टन जो है ना, मिल्टन हेल के बारे में जब बताते हैं ना तो वहाँ की ज़मीन में बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें छिपी हुई हैं। जब वो हेल के बारे में मेंशन करते हैं तो कहते हैं कि वहाँ की जो ज़मीन है ना हेल में, वहाँ पे बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें छिपी हुई हैं। शैटन और उसके जो साथी हैं वो हेल की राजधानी पेंडेमोनियम बनाने के लिए ज़मीन से क्या लेते हैं, ज़मीन से सोना लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, ज़मीन से जम्स निकालते हैं, रत्न, और ज़मीन से मिनरल्स खोद कर निकालते हैं। लेकिन ऑयल का वहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है, ठीक है, वहाँ पे ऑयल वहाँ पे पाया जाने वाला कोई नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में नहीं किया गया है। बाकी जम्स, गोल्ड, मिनरल्स ये सभी वहाँ पे मिल रहे हैं और यही सब खोद कर निकालते हैं, बनाते हैं, लेकिन ऑयल नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। विच स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ इज़ असर्टेड एज ट्रू इन पैराडाइज लॉस्ट। इसका बताना है पैराडाइज लॉस्ट में अर्थ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही बताया गया है। पैराडाइज लॉस्ट में अर्थ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही बताया गया है। कितनी बार ये पढ़ा गया है, मतलब पोएम में ना यही दिखाया गया है कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की खास तस्वीर पेश की गई है ना, कि जब सैटर्न हेवन से बाहर निकलता है तो देखता है कि एक नई बनाई गई दुनिया, मतलब जिसमें अर्थ भी शामिल है। तो एक नई बनाई गई दुनिया यानी कि जिसमें अर्थ भी शामिल है, तो अर्थ शामिल है, हेवन से एक सोने की जंजीर द्वारा लटकी हुई है। तो ये बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेजेस है जो मिल्टन ने यूज़ किया है। तो अर्थ जो हैंग्स है वो हेवन से लटकी हुई है बाय अ चेन, एक चेन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच डेविल इज़ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पेंडेमोनियम। तो ये भी मैंने पढ़ाया है, पेंडेमोनियम का जो मेन आर्किटेक्ट है वो कौन सा है, ठीक है, कौन है, किसने बनाया है पेंडेमोनियम, मुल्सिबर, मैमन, मोलोक या फिर बेलियल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुल्सिबर ने बनाया है, ठीक है, ये इजी था, मुल्सिबर ने बनाया है, ठीक है। पेंडेमोनियम क्या है, एक बहुत ही ग्रैंडर, बहुत ही विशाल इमारत थी जिसे फॉलन एंजल ने हेल में अपनी सभा के लिए बनाया था, यानी कि वहीं पे बैठ के लोग मीटिंग करते थे। और इसका जो डिज़ाइन बनाने वाला या इसको निर्माण की देख रेख करने वाला वो मेन आर्किटेक्ट कौन था, मुल्सिबर था। तो मिल्टन बताते हैं कि हेवन में गिरने से पहले भी वो एक महान निर्माता था, यानी कि जब ये लोग हेवन में थे ना तो मुल्सिबर वहाँ पे भी एक अच्छा आर्किटेक्ट था जिसने हेवन में कई सुंदर मीनारें बनाई थी। मुल्सिबर कहते हैं ना, वो जो कला है, टैलेंट, वो कभी क्या होता है, वेस्ट नहीं जाती है ना। तो जब ये हेवन में था तो वहाँ पे भी बनाता था, और जब हेल में आ गया तो भाई उसके पास वही टैलेंट है, तो हेल में भी इसने बना दिया, ठीक है, पेंडेमोनियम। हाउ मेनी टाइम्स डज मिल्टन इन्वोक अ म्यूज़। तो कितनी बार मिल्टन इन्वोक करते हैं, यानी कि म्यूज़ को बुलाते हैं कितनी बार, 1 2 3 4, कितनी बार बुलाते हैं ये बताना है। मिल्टन कितनी बार बुलाते हैं, इन्वोक करते हैं।
तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम बात करें एपिक लिखने की, मतलब ये इन्वोक का मतलब क्या हुआ, म्यूज़ को बुलाने का मतलब क्या हुआ। आप अगर मूवीज़ देखते होंगे ना, पुरानी मूवीज़ जितनी भी आप देख रहे हो, जैसे कि 90s की जो मूवीज़ हैं, जब कोई भी मूवीज़ हो, जैसे शुरू होता है ना, तो शुरुआत में एक तस्वीर आती है गॉड की, है ना, भगवान की एक तस्वीर से स्टार्ट होती है मूवी, है ना, तो वो भी वही है, वही उसी को बोलते हैं इन्वोक करना। तो यहाँ पे भी क्या था कि एपिक लिखने की जो प्राचीन परंपरा के अनुसार, यानी कि एंशियंट परंपरा थी कि जब आप एपिक लिखो तो पोएट शुरुआत में क्या करता था, किसी म्यूज़ को बुलाता था, यानी कि प्रेरणा देवी को बुलाता था कि आके मुझे प्रेरणा दो, मैं एक महान वर्क लिखने जा रहा हूँ, आके आप मुझे प्रेरणा दो। तो मिल्टन इस ट्रेडिशनल यानी कि इस कॉन्वेंशनल का पालन करते थे, लेकिन वे इसे अपने क्रिश्चियन दृष्टिकोण से क्या किए, इसको थोड़ा सा संशोधित कर देते थे। तो वो पैराडाइज लॉस्ट में 4 बार इन्वोक करते हैं, ठीक है। तो कितनी बार बुलाया जाता है, मतलब मिल्टन कितनी बार म्यूज़ को बुलाते हैं, 4 टाइम नहीं है, कभी कहीं कहीं 4 टाइम आता है, लेकिन हम 3 टाइम चलेंगे, 3 टाइम ही इन्वोक करते हैं। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। कब, बुक मैं बता दे रही हूँ कब कब इन्वोक करते हैं। तो बुक फर्स्ट में करते हैं, ठीक है। एक तो होता है बुक फर्स्ट में जब पोइट्री शुरुआत होती है, पोएम की शुरुआत होती है, तो वो किसे बुलाते हैं, हेवनली म्यूज़ को बुलाते हैं, ठीक है। किसे बुलाते हैं, हेवनली म्यूज़ को, हेवनली म्यूज़ को बुलाते हैं, ठीक है। जब जैसे ही बुक पोएम स्टार्ट होती है तो वो हेवनली म्यूज़ को इन्वोक करते हैं। उसके बाद बुक थर्ड में भी बुलाते हैं। ये किसे बुलाते हैं, बुक थर्ड में, यानी कि जब कहानी हेवन की ओर बढ़ती है तब वो होली लाइट को बुलाते हैं, होली लाइट को इन्वोक करते हैं, होली लाइट को इन्वोक करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है बुक थर्ड में। एंड उसके बाद बुक 7 में ये बुलाते हैं, बुक 7 में उसी म्यूज़ को जिनका नाम हेवनली म्यूज़ है, फिर उसी म्यूज़ को होली लाइट, फिर बुक 7 में भी बुलाते हैं, बुक 7 में भी इन्वोक करते हैं। किसे इन्वोक करते हैं, यूरेनिया को। मतलब वह क्या करते हैं, जब वो सृष्टि की रचना के बारे में बताने वाले होते हैं तो ये यूरेनिया को, म्यूज़ यानी कि यूरेनिया, इनको इन्वोक करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, यहाँ पे 3rd टाइम है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। 3 टाइम्स करते हैं, बुक फर्स्ट, बुक थर्ड, बुक 7, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं 4 भी मिलता है, लेकिन उतना हमको पता नहीं है 4 के बारे में। कहीं कहीं 4 देखने को मिलता है कि जब लास्ट में स्टोरी जब ख़त्म हो जाती है, लास्ट में यानी कि जब फॉल आ जाता है, तो फॉल के बारे में बताने के लिए एक बार फिर से वो म्यूज़ को इन्वोक करते हैं। खैर, हम 3 पे चलेंगे और तीनों मैंने बता भी दिया यहाँ पे। नेक्स्ट पे आएंगे, हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज, ठीक है। गॉड, द सन, माइकल, राफेल। इसका बताना है कि क्या होगा, ओके। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एडम और ईव को पैराडाइज से बाहर कौन ले जाता है। तो एडम और ईव जब खा लेते हैं फॉरबिडन फ्रूट, तो ईश्वर क्या करता है, गॉड उन्हें ईडन से बाहर निकालने का आदेश दे देते हैं, और इस काम के लिए वो किसे चुनते हैं, आर्कएंजल माइकल को भेजते हैं कि जाओ और उन दोनों को बाहर निकाल दो। तो माइकल पहले तो आता है, एडम को फ्यूचर दिखाता है, देन फिर वो क्या करता है, दोनों को एडम और ईव के साथ पकड़कर ईडन के बाहर निकाल देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट डज मिल्टन एम्यूलेट, ठीक है, एम्यूलेट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिल्टन निम्नलिखित में से किस पोएट को एम्यूलेट यानी कि इम्यूलेट यानी कि इम्यूलेट मतलब इमिटेट, ठीक है, इमिटेट यानी कि अनुकरण करना, नकल करना। तो इसमें से जो मिल्टन है वो किस पोएट का अनुकरण करते थे, यानी कि नकल करते थे। तो जॉन मिल्टन देखेंगे पैराडाइज लॉस्ट को ना एक एपिक पोएम के रूप में लिखा है, और इस स्टाइल के 2 एपिक पोएम कौन कौन लिखता था, इस स्टाइल के 2 महान पोएट थे, एंशियंट ग्रीक, ठीक है, एंशियंट ग्रीक के होमर थे जो एलियड और ओडिसी के राइटर हैं, और एंशियंट रोम के वर्जिल थे जो एनीड के राइटर हैं। तो मिल्टन इन दोनों महान पोएट की स्टाइल और स्ट्रक्चर, उनके लिटरेरी डिवाइस को गहराई से स्टडी किया था और उनसे प्रेरणा ली थी। तो इन्हीं दोनों को वो नकल करते थे, वर्जिल एंड होमर, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द स्टेट सब्जेक्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का स्टेट सब्जेक्ट क्या है, यानी कि घोषित विषय क्या है। तो
तो मिल्टन ने पोइट्री की कुछ लाइनों में ही अपनी जो पोइट्री है, यानी कि अपनी जो एपिक है, एपिक का विषय उन्होंने क्लियरली बताया है। वो लिखते हैं कि ऑफ मैन फर्स्ट डिसओबीडियंस, यही तो लिखते हैं शुरुआत में, जिसका मतलब हुआ मनुष्य की यानी कि ह्यूमन की पहली अवज्ञा के बारे में। यानी कि जो मैं एपिक लिखने जा रहा हूँ ये किसके बारे में है, ये मनुष्य की पहली अवज्ञा, यानी कि अवज्ञा मतलब पहला नाफरमान। ठीक है, मनुष्य ने पहली बार गॉड के किसी आदेश को नहीं माना है। तो ये सीधे तौर पर वो एडम और ईव की अवज्ञा को रेफर कर रहे हैं, जब उन्होंने ईश्वर के आदेश को तोड़कर वो फॉरबिडन फ्रूट खाया था। तो एडम एंड ईव डिसओबीडियंस। ठीक है, विच डेविल इज शैटन सेकेंड इन कमांड, ये तो बहुत ईजी है ना, बेल्ज़ेबुब, ये याद रखना है। हु डिस्कसेस कॉस्मोलॉजी एंड द बैटल ऑफ हेवन विद एडम, तो इसका बताना है कि एडम के साथ कॉस्मोलॉजी और हेवन की लड़ाई पर कौन चर्चा करता है। कॉस्मोलॉजी मतलब होता है ब्रह्मांड विज्ञान। देखिए गॉड जो है ना वो एंजल राफेल को एडम को शैतान के खतरे के बारे में आगाह करने के लिए भेजते हैं। मतलब गॉड जो है ना वो राफेल को भेजते हैं कि जाओ एडम को आगाह कर दो, पहले से उसे अवेयर कर दो कि शैतान कैसा है। ठीक है, शैतान कैसा है। तो वो अपनी ट्रैवल के दौरान क्या करता है, राफेल एडम के सवालों का जवाब भी देता है और उसे बहुत ही एलेबोरेट वे में समझाता भी है, बताता भी है कि ब्रह्मांड कैसे बनाया गया और हेवन में जो फेथफुल एंजल हैं और विद्रोही फरिश्तों के बीच भयंकर युद्ध कैसे हुआ। ये सब राफेल बताता है किसे, एडम को। मतलब कहीं ना कहीं ये शैतान के बारे में इसको आगाह कर रहा होता है कि शैतान क्या चीज़ है। ठीक है, विच सीन हैपन्स फर्स्ट क्रोनोलॉजिकली, तो कौन सी सीन है, कौन सी घटना है जो सबसे पहले होती है क्रोनोलॉजिकली, अगर हम देखें कौन सी घटना सबसे पहले होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर, देखिए जब पोएम स्टार्ट होती है ना, पोएम की कहानी 20 से होती है, जो कि एपिक है तो एपिक पक्का वो मीडियाज रेस से ही स्टार्ट होगी, यानी 20 से कहानी स्टार्ट होगी। लेकिन अगर हम घटनाओं के उनके होने के क्रोनोलॉजी में देखें, घटनाओं को अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें तो सबसे पहले क्या हुआ था, सब कुछ गॉड यानी कि गॉड द्वारा द सन को अपने सेकेंड इन कमांड के रूप में चुने जाने से शुरू होता है। यहीं से कहानी शुरू होती है। तो इस घटना से शैतान को क्या होता है, ईर्ष्या होती है और वो विद्रोह करने का फैसला करता है। यानी कि गॉड क्या करते हैं, द सन यानी कि जो द सन है उनको ना गॉड ना अपना सेकेंड इन कमांड के रूप में चुन लेते हैं। अब शैतान को ये रहता है, एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो मुझे चुनेंगे, बट वो क्या करते हैं, 10 सन को चुन लेते हैं। तो इसीलिए शैतान को ना ईर्ष्या हो जाती है और वो विद्रोह करने का फैसला करता है। तो इसके बाद हेवन में युद्ध होता है। शैतान और उसके जो साथी हैं वो क्या होते हैं, वो हेल में गिरा दिए जाते हैं। फिर ब्रह्मांड का निर्माण होता है कुछ इस तरह। तो 10 सन इज चूजन एज गॉड सेकेंड इन कमांड, ये चीज़ें होती हैं। हालांकि 20 से स्टार्ट हुआ था कहानी, बट यही है अगर हम क्रोनोलॉजिकल वे में देखें तो। विच ऑफ द एंजल इज कंसिडर्ड अ हीरो फॉर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट सैटन, तो इसका बताना है शैतान के खिलाफ बहस करने के लिए किस एंजल को एक हीरो माना जाता है जो शैतान के खिलाफ चला जाता है। पहले तो शैतान के साथ रहता है, बाद में वो शैतान के खिलाफ चला जाता है, गॉड के पास चला जाता है। तो कौन सा एंजल है, एब्डियल है ना, एब्डियल है ना। जब शैतान अपने साथी फरिश्तों को क्या करता है, अपने जो जितने भी साथी एंजल हैं उसको ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसा रहा होता है, तो केवल एक ही एंजल होता है जिसका नाम है एब्डियल। ये क्या करता है, बहुत ही डेयरली ये इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, किसके, शैतान के खिलाफ। उसने शैतान के दलीलों को खारिज कर देता है और गॉड के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। इन एन अटेम्प्ट टू डिफीट गॉड एंड हिज एंजल व्हाट डू द रेबल एंजल मेक, इसका बताना है कि क्या होगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि गॉड और उनके एंजल को हराने के प्रयास में जो विद्रोही एंजल थे वो क्या बनाते हैं, यानी कि गॉड और उनके एंजल को हराने की कोशिश में जो रेबल एंजल थे, विद्रोही एंजल थे, वो क्या बनाते हैं ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हेवन में जब युद्ध होता है ना, हेवन में युद्ध के दूसरे दिन जो रेबल एंजल एक चौंकाने वाला नया हथियार बनाते हैं जिसे उन्होंने खुद ईजाद किया था। वो एक तोप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कैनन बनाते हैं। कैनन मतलब तोप, एक तोप बनाते हैं। ठीक है, और उससे वफादार जो फेथफुल एंजल पर हमला करते हैं। तो ये उनकी चालाकी होती है। ठीक है, और इसी चीज़ का इन्होंने यूज़ करते हैं, मतलब लड़ने के लिए वो एक तोप बना देते हैं। कौन, रेबल एंजल्स। अकॉर्डिंग टू पैराडाइज लॉस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज गॉड नॉट क्रिएट, पैराडाइज लॉस्ट के अनुसार
गॉड इनमें से क्या चीज़ नहीं बनाते हैं, बाकी तो सब बनाते हैं, क्या चीज़ नहीं बनाते हैं ये बताना है। ठीक है, देखिए पोएम के अनुसार तो यही है, द जो सन है, द सन जो है एडम एंड ईव है, बाकी ही क्रिएट्स एवरीथिंग, मतलब ये सब कुछ करते हैं ना, द सन एडम एंड ईव, ये सब इनका तो बनाते ही हैं, द सन है एडम एंड ईव है, ये तो बनाते ही हैं, लेकिन कंप्यूटर थोड़ी ना बनाते हैं, ये भी नहीं होगा। और कंप्यूटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर्स तो नहीं बनाया है गॉड ने, बाकी एडम एंड ईव को बनाया है, सन है, लेकिन ये नहीं बनाते हैं ना। ही क्रिएट्स एवरीथिंग, वो सब कुछ बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं बनाते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखें। कंप्यूटर तो एक मॉडर्न इन्वेंट है जिसका 17वीं सेंचुरी में लिखे गए एक एपिक में कोई भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। व्हाट डज मिल्टन नेम एज हिज हेवनली म्यूज़, तो मिल्टन अपने हेवनली म्यूज़ के रूप में किसे बुलाते हैं, मतलब हेवनली म्यूज़ के रूप में किसे वो नामित करते हैं, किसे मतलब कौन सा नाम देते हैं अपने हेवनली म्यूज़ को, टाइटेनिया, यूरेनिया, वर्जिल या माइकल। तो ऑब्वियसली टाइटेनिया, अरे सॉरी यूरेनिया, है ना। क्या देते हैं, मिल्टन अपनी पोएम के लिए वो इंस्पिरेशन का इन्वोक करते समय स्पेशली बुक 7 में यूरेनिया का नाम लेते हैं, बाकी हर जगह नाम नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूर नाम ले लेते हैं। ठीक है, यूरेनिया। अगर क्लासिकल माइथोलॉजी अगर हम देखें, पौराणिक कथाओं में यूरेनिया जो है ना वो खगोल विज्ञान की एक प्रेरणा देवी थी। मिल्टन उसे क्रिश्चियन पोइट्री और दिव्य विज्ञान की प्रेरणा देवी के रूप में एक नया अर्थ देते हैं, तो यूरेनिया नाम था। ठीक है, इनके म्यूज़ को। व्हाट डज ईव डू व्हेन शी फर्स्ट बिकम्स कॉन्शियस, जब ईव पहली बार होश में आती है तो वो क्या करती है, जब वो पहली बार होश में आती है बनाने के बाद, जब गॉड उन्हें क्रिएट कर देते हैं तो पहली बार जब वो होश में आती है तो क्या करती है ये बताना है। तो क्या करती है, देखिए बुक 4 में ईव जो है वो एडम को अपनी यादें सुनाती है ना। बुक 4 में वो बताती है कि जब वो पहली बार जागी तो वह झील के किनारे गई और पानी में अपनी परछाई को देखने लगी। वह अपनी सुंदरता पर इतनी मोहित हो गई, अपने आप मतलब अपनी सुंदरता पर वो इतना ज़्यादा मोहित हो गई है कि उसे अपनी ही छवि से प्यार हो गया, जब तक कि ईश्वर की एक आवाज़ ने उसे उसके साथी यानी कि एडम की ओर नहीं किया था, एडम की ओर ध्यान जब तक नहीं दिया था, तब तक वो अपने आप से ही प्यार करती थी। तो पहली बार जब गॉड ने उसे क्रिएट किया, जब पहली बार उसने आंखें खोली तो वो अपने रिफ्लेक्शन को देखा, कहाँ पे, एक स्ट्रीम में देखा। ठीक है, एक झील के किनारे गई, पानी में अपनी परछाई को देखने लगी और इसको अपने आप से ही प्यार हो गया जब तक एडम नहीं आया था। तो यहाँ से 25 क्वेश्चन थे आपके पैराडाइज लॉस्ट से। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका आ गया है कैनोनाइजेशन। मैंने पहले शुरुआत में ही बता दिया था कि इसमें हम मिल्टन के भी वर्क देखेंगे। देखिए लास्ट वीडियो में क्या हो गया था कि वर्ड्सवर्थ के साथ मैंने करा दिया था मिल्टन की वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस करा दिया था। वो ने तो हमें एक ही साथ मतलब एक राइटर के दोनों वर्क को एक साथ लेती, लेकिन वो हो गया था उन्हीं के साथ, तो इसीलिए मैंने इसमें जॉन डन को ले लिया। ठीक है, जॉन डन का एक ही वर्क था इसलिए इसमें ले लिया। बाकी फिर हम पीबी शैली के 2 वर्क है, वो हम 2 वर्क को एक साथ ले लेंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। जॉन किड्स का 2 वर्क है, वो दोनों वर्क एक साथ ले लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का भी है, तो इसी तरह लेते चलेंगे एक राइटर के दोनों वर्क को। चलिए अब यहाँ से देखते हैं जॉन डन के बारे में। ठीक है, तो जॉन डन वॉज बॉर्न इन लंदन मैंने पढ़ाया है, जॉन डन को भी पढ़ाया है। अच्छा, मैंने जो पोइट्री को उठाया है ना, ऐसा नहीं है सिर्फ वर्क को पढ़ाया है, जैसे जॉन डन को पढ़ाना तो सिर्फ उनके वर्क को पढ़ा दिया, कैनोनाइजेशन नहीं। जॉन डन की बायोग्राफी भी हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, और इनके इम्पोर्टेंट वर्क भी पढ़ा है। उसके बाद इनका जो वर्क है सिलेबस में, उसके बाद इस वर्क को किया है, तो सब कुछ पढ़ लिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस पोएम को बस वर्क को उठा के करा दिया। ठीक है, तो जॉन डन वॉज बॉर्न इन लंदन जॉन डन कब पैदा हुए थे, लंदन में कब पैदा हुए थे। ठीक है, तो जॉन डन एक फेमस मेटाफिजिकल पोएट थे, तो मेटाफिजिकल पोएट भी मैंने पढ़ाया है। एक फेमस मेटाफिजिकल पोएट थे, कंसीट का यूज़ काफ़ी करते थे। इनका जन्म लंदन में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने इसको। कैथोलिक परिवार में हुआ था, कैथोलिक फैमिली में हुआ था। ठीक है, और इनके जो जन्म है ना, इनके बर्थ की सटीक तारीख नहीं है कि हाँ पर्सनली कि हाँ 71 में पैदा हुए थे या 72 में। इसलिए कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि इनका जन्म मे बी 1571 या 72 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, हिज फादर्स नेम वॉज, इनके पिता का क्या नाम था ये हमें बताना है।
जॉन डन के फादर का नाम क्या था? तो जॉन डन के फादर का नाम भी जॉन डन था। ठीक है, वे लंदन के एक रिच व्यापारी थे और लोहे का कारोबार करते थे। तो पोएट को उनके नाम, मतलब पोएट को उनका नाम उनके पिता से ही मिला था। तो इनके पिता का भी नाम जॉन डन ही था। ये ध्यान रखना है, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी, जॉन डन ही इनके फादर का भी नाम था। जॉन डन लेटर बिकेम अ डैश इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो जॉन डन जो है ना, वो बाद में चर्च ऑफ इंग्लैंड में क्या बन गए थे? मिनिस्टर बन गए थे, सैलरिक बन गए थे, या पॉप या सेंट, क्या बन गए थे? ये भी मैंने पढ़ाया है, क्या बन गए थे ये बताना है। ठीक है, देखिए जॉन डन का जन्म एक कैथोलिक फैमिली में हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने इंग्लैंड का जो ऑफिशियल चर्च था, एंग्लिकन चर्च को अपना लिया था। है कैथोलिक फैमिली से मतलब कैथोलिक फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने ऑफिशियल चर्च यानी कि एंग्लिकन चर्च को अपना लिया। और उन्हें चर्च के मतलब इन्हें क्या किया गया था? चर्च में एक पादरी के रूप में अपॉइंट किया गया था। तो पादरी के लिए एक समान और सम्मानजनक शब्द होता था कैलरिक। सैलरिक बोल सकते हो, कैलरिक। ठीक है, ये पादरी के लिए होता था, ये नाम दिया जाता था पादरी को, यानी कि कैलरिक यानी कि धर्मगुरु। ठीक है, इसे बोलते हैं धर्मगुरु। ये अपने समय के सबसे फेमस उसमें शर्मन्स में से एक बने। तो कैलरिक ये बने थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चर्च के। जॉन डन वॉज ऑल्सो मेड डीन ऑफ डैश इन लंडन 1621-31। तो जॉन डन को लंदन में किसका डीन भी बनाया गया था 1621 से लेकर 31 के बीच में? ये भी बताना है, ये भी पढ़ाया है। ठीक है, क्या बनाया गया था? जॉन डन को किसका डीन भी बनाया गया था? तो अगर हम बात करें अपने लाइफ के लास्ट दशक में, लास्ट डिकेड में, जॉन डन ने एक बहुत ही रेपुटेटेड पद संभाला था। इन्हें लंदन के फेमस और हिस्टोरिकल सेंट पॉल्स कैथेड्रल का डीन अपॉइंट किया गया था। किसका? सेंट पॉल कैथेड्रल का डीन अपॉइंट किया गया था। तो डीन कैथेड्रल का मेन प्रशासनिक आध्यात्मिक प्रमुख होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो डीन होता है, तो इनको अपॉइंट किया गया था। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। हु इज कंसिडर्ड द प्रीएमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स। तो मेटाफिजिकल पोएट के सबसे प्रमुख रिप्रेजेंटेटिव किसे माना जाता है? मेटाफिजिकल पोएट पढ़ाया, उसमें बताया भी है कि कौन रिप्रेजेंटेटिव है, कौन प्रोमिनिएंट है ना। तो मेटाफिजिकल पोएट जो है ना, मेटाफिजिकल पोएट्स की बात करें, मेटाफिजिकल पोएट्री की बात करें, तो 17वीं सेंचुरी की एक विशेष स्टाइल थी मेटाफिजिकल पोएट्री। ठीक है, ये 17वीं सेंचुरी की एक स्पेशल स्टाइल थी जो क्या करती थी? इंटेलेक्चुअल, फिलोसफिक और जटिल यानी कि कंसीट के यूज़ के लिए जानी जाती थी मेटाफिजिकल जो पोएट्री है। इस स्टाइल में पोएट में जॉन डन जो थे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, यही रिप्रेजेंटेटिव थे। जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट के सबसे प्रोमिनेंट राइटर थे ये। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्स में मेटाफिजिकल जो पोएट्स हैं वो अपनी पोएट्री लिखते थे। इनकी पोएट्री रहती थी इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक होती थी, दार्शनिक होती थी। ये लोग कंसीट का यूज़ बहुत करते थे, जटिल सिमलीज का यूज़ करते थे। कंसीट मैंने पढ़ाया, बहुत अच्छे से बताया कंसीट। जॉन डन इज़ बेसिकली नोन फॉर हिज। जॉन डन की अगर हम बात करें तो ये किस तरह की राइटिंग के लिए जाने जाते हैं? बेसिकली ये किस तरह की राइटिंग के लिए जाने जाते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है किस तरह की राइटिंग के लिए जाने जाते। तो कि जॉन डन जो है ना, वो एक ऐसे पोएट थे ना, उन्होंने अपने जीवन के अलग अलग स्टेज में अलग अलग प्रकार की पोएट्रीज लिखी हैं। ठीक है, यूँ बोलो कि बहुमुखी पोएट थे, है ना। यानी कि जब वो युवा थे ना, तो उन्होंने बहुत सारे सटायर्स लिखे। जब वो युवा थे, जब वो मतलब यूथ डेज़ में उन्होंने सटायर्स लिखे, लव पोएम्स लिखी। बाद में जब वो पादरी बन गए ना, कैलरिक बन गए जब वो, तो उन्होंने कई रिलीजियस पोएम्स भी लिखा और लैटिन ट्रांसलेशन भी इन्होंने किया। ठीक है, इन्होंने कई एलेजीज भी लिखे, इन्होंने कई डिवाइन सॉन्ग्स भी लिखे, कई सटायर्स भी लिखे, डिवाइन सॉन्ग्स, भजन वगैरह बहुत सारा लिखा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा। तो जॉन डन जो बेसिकली है वो इन सभी के लिए जाने जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। डन फेल इन लव विद इगर्टन नीश। तो डन को इगर्टन की नीश किससे प्यार हो गया था? तो यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, देखिए बात करेंगे जॉन डन जो है ना, जॉन डन
जब जॉन डन ना सर थॉमस एगर्टन के सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे, जब जॉन डन थॉमस एगर्टन के सेक्रेटरी के रूप में भी इन्होंने काम किया है, तब उन्हें उनकी भतीजी एन मोर से प्यार हो गया था। किसके? एगर्टन। ये कौन थे? ये थॉमस एगर्टन थे। और यहीं पे ये क्या काम कर रहे थे? इनके सेक्रेटरी के रूप में ये काम कर रहे थे डन। और इनकी नीस थी, इनकी नीस एक थी, नाम था एनी मोर। और इन्हीं की नीस से डन को क्या हो गया था? प्यार हो गया था। तो एन उस समय कितने साल की थी? एन उस समय केवल 17 साल की थी। दोनों ने 1601 में 1601 में दोनों ने 1601 में शादी कर ली थी। वो भी कैसे? सीक्रेटली शादी कर लिया था, यानी कि गुप्त रूप से। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हर क्वेश्चन को समझाते हुए चल रही हूँ ताकि आपको रिमाइंड होता ना, रिमाइंड कराना, रिकॉल कराना, ताकि आपको याद रहे। आपने पढ़ा तो है तो रिकॉल होता रहेगा, इसलिए हर क्वेश्चन को समझाते हुए चलना, रिकॉल कराते हुए चलना। ठीक है। विच इवेंट रूइंड डन्स करियर गेटिंग हिम डिसमिस फ्रॉम हिज पोस्ट। इसका बताना है किस घटना ने डन के करियर को बर्बाद कर दिया, जिससे उन्हें उनके पोस्ट, जो पोस्ट पे वो थे, उस पोस्ट से इनको डिसमिस भी कर दिया गया। किस घटना की वजह से? ठीक है, ये हमें बताना है। तो भाई अभी 1601 में क्या किया था? एन से इन्होंने शादी कर ली, भी सीक्रेटली शादी कर ली, है ना। तो यही रीज़न रहा होगा, है ना। अब जब सेक्रेटरी शादी चुपचाप, अगर कोई चुपके से शादी कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, क्या वो चीज़ एक दिन रिवील नहीं होती है? चीज़ें रिवील तो होती हैं। तो एन मोर के साथ उनकी जो सीक्रेटली शादी ने उनके करियर को लगभग समाप्त ही कर दिया था। जो एन के पिता थे ना, एन के पिता का नाम आई थिंक जॉर्ज मोर था। ठीक है, उनके पिता का नाम जॉर्ज मोर था। वो इस शादी के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि डन जो थे वो सामाजिक रूप से उनके बराबर नहीं थे। इसलिए उन्होंने डन को न केवल उनकी नौकरी से निकलवा दिया था, बल्कि कुछ समय के लिए जेल भी भिजवा दिया था। इनकी बेटी से इन्होंने शादी कर लिया था, जॉर्ज मूर की बेटी से। तो जॉर्ज मूर तो इसलिए कि सामाजिक रूप से ये डन उनके बराबर नहीं थे, इसलिए वो डन को नापसंद करते थे। डन को जहाँ वो नियुक्त थे वहाँ से तो नौकरी से निकलवा ही दिया था, और कुछ समय के लिए जेल भी भिजवा दिया गया था। और इस घटना के बाद कई सालों तक डन को एक अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। तो भाई यही रीज़न था, हिज सीक्रेट मैरिज विद एनी मोर। ठीक है, एन मोर। डन रोट अ पोएम इन मेमोरी ऑफ एलिजाबेथ ड्यूरेरी, डॉटर ऑफ हिज पैट्रन सर रॉबर्ट ड्यूरेरी ऑफ हॉस्टेड सफॉक। द पोएम वॉज। इसका बताना है क्या होगा। ठीक है, डन ने अपने पैट्रन, ठीक है, एक मिनट, हाँ सही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डन ने अपने पैट्रन सफोक के सर रॉबर्ट ड्यूरेरी की बेटी एलिजाबेथ ड्यूरेरी की याद में एक पोइट्री लिखा था। तो वो पोइट्री कौन सी थी? मतलब ये पोएम किसने लिखा था, किसकी याद में? एलिजाबेथ ड्यूरेरी की। और एलिजाबेथ ड्यूरेरी किसकी थी, किसकी बेटी थी? ये इनका एक पैट्रन था डन का, नाम क्या था? रॉबर्ट ड्यूरेरी, इनकी बेटी थी। और इन्हीं की याद में इन्होंने एक पोएम लिखा था। उस पोएम का नाम क्या है? ठीक है, ये बताना है वो कौन सी पोएम थी। तो याद रखना है आपने, अपने करियर के बुरे दौर में सर रॉबर्ट ड्यूरेरी डन की काफ़ी मदद किए थे। सर रॉबर्ट ड्यूरेरी, जब इनका करियर का बुरा दौर आया डन का, तो जो रॉबर्ट ड्यूरेरी थे ना, इन्होंने डन की काफ़ी मदद की। जब 1610 में इनको 14 वर्ष यानी कि 14 साल की बेटी एलिजाबेथ की डेथ हो गई इनकी। 1610 में, 1601 में शादी किया था इन्होंने, और 1610 में इनकी बेटी हुई। 1610 से पहले हो गई थी। 1610 में क्या हुआ था? 14 साल की इनकी बेटी थी एलिजाबेथ, इनकी डेथ हो गई। तो डन ने उसकी याद में 2 लंबी लंबी पोएम्स लिखी थी। ठीक है, अच्छा, ये एलिजाबेथ ड्यूरेरी तो इनकी बेटी थी ना, रॉबर्ट ड्यूरेरी की, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। तो ये 14 साल की थी, तभी इनकी डेथ हो गई थी एलिजाबेथ ड्यूरेरी की। और डन ने क्या किया था? इसी की याद में 2 लंबी पोएम्स लिखी थी। और इनमें से पहली और सबसे फेमस पोइट्री थी एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ये थी। ठीक है, एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ये 1611 में पब्लिश हुई। ये ध्यान रखना है। 1610 में इनकी बेटी, रॉबर्ट ड्यूरेरी की बेटी एलिजाबेथ ड्यूरेरी की डेथ हो जाती है 14 साल की उम्र में, और इसी की याद में इन्होंने 2 पोइट्री लिखी थी, 2 लंबी लंबी पोइट्री लिखी थी। पहली यही थी। ठीक है, इनमें से पहली और सबसे फेमस पोइट्री द एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड थी, जो 1611 में पब्लिश हुई थी। ये इनकी बेटी थी एलिजाबेथ ड्यूरेरी, रॉबर्ट ड्यूरेरी की बेटी थी। मैंने बाय मिस्टेकली इनको बोल दिया डन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। डन डाइड डैश, सॉरी
डन डाइड ऑन डैश एंड वॉज बरीड इन ओल्ड सेंट पॉल्स कैथेड्रल। तो डन की डेथ कब हुई थी ये बताना है। जॉन डन की डेथ कब हुई थी, अगर हम बात करें जॉन डन की डेथ कब हुई थी। ओके, तो जॉन डन की डेथ कब हुई थी ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे जॉन डन की डेथ 31 मार्च 1631 में, ये ध्यान रखना 31 मार्च 1631 में इनकी डेथ हो जाती है। किसकी? जॉन डन की। उन्हें उसी सेंट पॉल्स कैथेड्रल में दफनाया गया था जहाँ वो डीन के रूप में सेवा करते थे, जहाँ वो डीन के रूप में उनको अपॉइंट किया गया था, उसी कैथेड्रल में इनको दफनाया गया। तो उनकी एक फेमस मूर्ति भी वहीं है जिसमें वो कफन में लिपटे हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। द कैनोनाइजेशन इज अ पोयम बाय डैश इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट। ये बताना है कैनोनाइजेशन मतलब डैश किसी एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट द्वारा लिखी गई है। तो किसने लिखा है कैनोनाइजेशन? जो जॉन डन ने लिखा है, जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट थे। कैनोनाइजेशन ये डन की सबसे फेमस लव पोएम में से एक है। कैनोनाइजेशन ये लव पोएम है, ठीक है, जो आपके एलटी में दिया गया है। ठीक है, लव पोएम्स है। और इस पोएम में पोएट दुनिया से कहते हैं कि वे उसे और उसकी प्रेमिका को प्रेम करने दें, क्योंकि उनका प्रेम इतना प्योर है कि ये उन्हें संत बना देगा। तो ये मेटाफिजिकल स्टाइल का एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पे आएंगे, जॉन डन यूजेज द फॉलोइंग डिवाइसेस इन हिज पोइट्री। तो जॉन डन ने निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइसेस अपनी पोइट्री में यूज़ किया है ये बताना है। कौन सी डिवाइसेस उन्होंने अपनी पोइट्री में यूज़ किया है। तो इनकी पोइट्री यही होती है ना, एब्रप्ट ओपनिंग होती है इनकी पोइट्री की। अचानक से इनकी पोइट्री स्टार्ट होगी। जब आपको भी अब ये कैनोनाइजेशन मैंने पढ़ाया ना, अचानक से, यानी कि वो लाइन मैंने पढ़ा तो पता चला कि वो अचानक से स्टार्ट हुआ है। आप खुद देखोगे कि ऐसा लग रहा है कि पहले से कोई बहस होती चली आ रही है, वो बीच से स्टार्ट हुआ कहानी, लेकिन वो ओपनिंग लाइन रहती है। ठीक है, तो इनकी जो पोइट्री है ना वो एब्रप्ट ओपनिंग होती है। ऐसा क्यों होता है? ताकि रीडर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप पहली लाइन पढ़ोगे कैनोनाइजेशन की, कि वहाँ पे पहली लाइन बोलता है ना कि ऐसे कुछ लाइनें हैं कि अपना मुंह 1 मिनट के लिए बंद करो, मुझे प्यार करने दो। इसका मतलब क्या हुआ कि पोएट से किसी की बहस हो रही थी ऑलरेडी, तभी तो वो बोला कि अपना मुंह बंद करो और मुझे प्यार करने दो। तो ऐसे एब्रप्ट ओपनिंग होती है। ऐसा क्यों? ताकि रीडर को ध्यान खींचना हो, बस यही बात होती है। तो यहाँ पे एब्रप्ट ओपनिंग इनकी पोइट्री की ये खासियत है, ये ध्यान रखना है। जॉन डन जो है ना वो पोइट्री की एक अनूठी कैरेक्टरिस्टिक के लिए जाने जाते हैं। वो अक्सर अपनी पोइट्री को अचानक और ड्रामेटिक के साथ स्टार्ट करते हैं, यानी कि एब्रप्ट ओपनिंग के साथ। हाइपरबोली एंड पैराडॉक्सेस का ये यूज़ करते हैं, इनका भरपूर यूज़ करते हैं ये हाइपरबोली पैराडॉक्सेस का। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कंसीट का यूज़ बहुत करते हैं, कंसीट और आयरनीज़ का यूज़ करते हैं अपनी पोइट्री में। ठीक है, विडम्बना। तो ये सभी डिवाइसेस का ये यूज़ अपनी पोइट्री में करते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। हु रोट ऑफ डन 1693 he affect the metaphysics not only in his satires but in his amorous verses where nature only should reign and perplexes the minds of the fair sex with nice and speculations of philosophy when he should engage their hearts and entertain them with the softness of love। तो बताना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1693 में डन के बारे में ये किसने लिखा था। ही अफेक्ट मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सेटायर। वो न केवल अपने व्यंग में नहीं बल्कि अपनी लफ्स, यानी कि जो लफ्स पोइट्री में भी मेटाफिजिक्स का यूज़ करते हैं, यानी कि दिखावा करते हैं, जहाँ केवल नेचर का राज होना चाहिए, जब उन्हें सुंदरियों का दिल का लुभाना चाहिए। ये जानते हैं ये किसने लिखा, बस ये बताना है डन के बारे में। देखिए, ड्राइडन है, अलेक्जेंडर पॉप है, जोनाथन स्विफ्ट हैं, डॉक्टर जॉनसन है। किसने लिखा है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे ध्यान रखना है ये जॉन ड्राइडन ने लिखा है। किसके बारे में? डन के बारे में। इतना ही अफेक्ट द मेटाफिजिक्स, इतना ही तो बहुत फेमस है। ही अफेक्ट द मेटाफिजिक्स ये जॉन ड्राइडन ने ही लिखा है और जॉन डन के लिए, है ना। तो ड्राइडन ने अपने एस्से में ये बात कही थी। ड्राइडन वो पहले पर्सन थे जिन्होंने डन की पोइट्री के लिए मेटाफिजिक्स शब्द का यूज़ किया था। किसका? मेटाफिजिक्स पोइट्री, मतलब मेटाफिजिक्स शब्द का यूज़ किया था डन की पोइट्री के लिए। ऑल्दो इसका इरादा आलोचना करना था, लेकिन यही नाम बाद में पोइटिक स्टाइल की पहचान भी बन गई। ठीक है, हु रेफर्स टू द बिगनिंग ऑफ द 17th century इन विच देयर अपीयर्ड अ रेस ऑफ राइटर दैट मे बी टर्म्ड द मेटाफिजिकल पोएट्स।
इसका हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि कौन 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में, ये मेंशन करते हुए कहते हैं कि उस समय क्या अपीयर्ड अ रेस ऑफ राइटर दैट मे बी टर्म द मेटाफिजिकल पोएट्स, यानी कि उस समय राइटर की एक ऐसी नस्ल दिखाई दी जिसे मेटाफिजिकल पोएट्स कहा जा सकता है। ऐसा किसने कहा है? ठीक है, तो किसने कहा है? तो ये डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, ये ध्यान रखना है। हालांकि ड्राइडन ने इस शब्द को सबसे पहले यूज़ किया मेटाफिजिक्स, ठीक है, जो मेटाफिजिक्स शब्द था उसको ड्राइडन ने सबसे पहले यूज़ किया, लेकिन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्या किया था, 18वीं सेंचुरी में इसे पॉपुलर बनाया था। किसे? इसी वर्ड को 18वीं सेंचुरी में पॉपुलर किया था, 18वीं सेंचुरी में इसी वर्ड को। ठीक है, और इनका एक फेमस बुक था लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स में इन्होंने जॉन डन और उनके जो फॉलोअर्स थे मेटाफिजिकल पोएट्स शब्द का यूज़ किया और इस ग्रुप को एक ना लिटरेरी मूवमेंट के रूप में सेटअप किया। तो डॉक्टर जॉनसन इज़ करेक्ट। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ओके, तो मेटाफिजिक्स शब्द किसने यूज़ किया था? ड्राइडन ने। ऐसे उन्होंने आलोचना के लिए यूज़ किया था, लेकिन बाद में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इसे पॉपुलर किया था और अपने वर्क में, जो उनका वर्क था, एक बुक थी लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट में उन्होंने जॉन डन और उनके फॉलोअर्स के लिए मेटाफिजिकल पोएट शब्द का यूज़ किया था। इन विच पोएम डन यूजेज द फेमस कंसीट वेयर ही कंपेयर्स द अपार्टनेस ऑफ टू सेपरेटेड लवर्स टू द वर्किंग ऑफ द लेग्स ऑफ द कंपास। तो किस पोएम में डन उस फेमस कंसीट का यूज़ करते हैं जहाँ दो अलग अलग लवर्स की तुलना एक प्रकार यानी कि एक कंपास के दो पैरों के काम करने से करते हैं? किस पोएम में करते हैं ये बताना है। ठीक है, फ्ली है, द वेलेडिक्शन, फॉरबिडन मॉर्निंग है, फ्यूनरल है, गुड मॉरो है। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, द वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में। ये बात कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब कंसीट की बात आती है ना तो हर टीचर यही समझाता है, इसी का एग्जांपल देता है, और ये वेलेडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये जॉन डन की सबसे फेमस, सबसे ब्यूटीफुल सिम्बलीज में से एक है, वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। इस पोएम में पोएट अपनी प्रेमिका को समझाते हैं, अपनी बिलबड को समझाते हैं कि भले ही वो शारीरिक रूप से दूर जा रहे हैं। देखिए पोएट वो हैं, पोएट कहीं दूर जा रहे हैं। इस पोएम में पोएट दूर जा रहे हैं और उनकी जो प्रेमिका है ना वो दूर नहीं जाने दे रही है पोएट को। तब पोएट क्या कह रहे हैं, अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं कि मुझे जाने दो। फिर वहाँ पे समझाने के तौर पे वो एक तुलना कर रहे हैं। कैसे तुलना करके समझा रहे हैं? कैसे समझा रहे हैं? कह रहे हैं भले ही हमारा जो शारीरिक हम दूर हो रहे हैं ना, सिर्फ शारीरिक रूप से हम दूर होंगे, मतलब हम शारीरिक रूप से दूर जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो स्पिरिट्स हैं, हमारी जो आत्माएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो वो अपनी आत्माओं की तुलना, यहाँ पे पोएट और उनकी जो बिलबड है वो अपनी बिलबड को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो शरीर हैं, मैं दूर जा रहा हूँ तुमसे, सिर्फ मेरा शरीर तुमसे दूर जा रहा है, मेरी जो आत्माएं हैं वो तुम्हारी आत्माओं से जुड़ी हुई हैं। अब वो अपनी आत्माओं की तुलना, अपनी और अपनी बिलबड की आत्माओं की तुलना एक कंपास के दो पैरों से करते हैं। अब ये कंपास कहाँ पे आपको मिलेगा? ज्योमेट्री, है ना, साइंस में मिलेगा ना। जो ज्योमेट्री में कंपास होता नहीं है, उसके दो पैर होते हैं, एक यहाँ पे बीच में रहता है और एक आप ऐसे बीच में रख के ऐसे चारों तरफ गोला भी बना दो, तो एक दूर जाता है। तो ये जो बीच वाला है ना, ये बीच वाला ये पोएट की बिलबड है, और ये जो दूर जाने वाला पैर है ना, ये पोएट खुद है। तो यहाँ पे पोएट इसी की तुलना कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारी जो आत्माएं हैं, अपनी तुलना, अपनी बिलबड की तुलना वो कंपास के दो पैरों से करते हैं। कहते हैं एक पैर सेंटर में रहता है, एक पैर सेंटर में रहता है, ये मेरी बिलबड है, ये तुम हो, जबकि जो दूसरा पैर है वो दूर दूर घूमता है, यहाँ तक जाता है, ये पोएट खुद है। लेकिन ये दोनों हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि नहीं? हमेशा ये दोनों जुड़े रहते हैं। भले एक पैर यहाँ रहेगा, एक पैर इधर उधर घूमेगा, लेकिन दोनों हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना, दोनों पैर। और फिर लास्ट में ये दोनों क्या होते हैं, इंसान का जब काम खत्म हो जाता है तो ये दोनों लास्ट में क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे पोएट ने भी कहा है कि हम दोनों की आत्माएं सेम इसी कंपास के दो पैरों की तरह है। भले ही एक तुम हो, ये जो फीट है ना ये तुम हो, और ये जो दूर जा रहा है ये मैं हूँ। मैं कहीं पे भी जाऊँगा, हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं पे भी जाऊँगा लेकिन एट लास्ट तुम्हारे पास ही आऊँगा, एक हो जाएंगे हम लोग।
लास्ट में हम लोग एक हो जाएंगे, हमेशा जुड़े रहते हैं। तो बताओ इस तरह की कंपैरिजन ये करते हैं, इसी कंपैरिजन को हम कंसीट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। कंसीट दो प्रकार का होता है, एक पेट्रार्कन कंसीट होता है, एक मेटाफिजिकल कंसीट होता है। पेट्रार्कन कंसीट जैसे कि पेट्रार्क करते थे, जैसे कि कंसीट मतलब तुलना ही होती है। ठीक है, जैसे कि पेट्रार्कन कंसीट में क्या होता है, जैसे पेट्रार्क लव की तुलना कैसे, मेरी बिलबेड के होठ कैसे हैं, चाँद मतलब गुलाब की तरह हैं, उसकी आंखें कैसी हैं, मतलब जो एकदम नेचर से जो कंपैरिजन की, जो समझ में आया आपको, बहुत इजी कंपैरिजन जो आपको समझ में आए। मेटाफिजिकल कंसीट क्या होता है, मेटाफिजिकल कंसीट इसकी तुलना, अभी बताओ ये अपने लवर्स की तुलना कहाँ पे पहुँच गए, साइंस में पहुँच गए, ज्योमेट्री वहाँ पे पहुँच के उसके कंपास के दोनों पैरों से कंपैरिजन करने लगे। तो ये कंसीट है। ठीक है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंसीट है, काफ़ी बड़े बड़े तुलना होते हैं, मतलब जहाँ आपको समझ ही नहीं पाओगे, आप एकदम दकियानूसी वो बोल सकते हैं, है ना, बिना सिर पैर वाली बात, कुछ इस तरह की कंपैरिजन होती है। तो यहाँ पे अ वैलेडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग इज़ करेक्ट। थोड़ा सा यहाँ पे समझाने में चला गया। द पोयम द कैनोनाइजेशन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, ये जो पोयम है द कैनोनाइजेशन, ये कब पहली बार कब पब्लिश हुई थी, ये बताना है, पहली बार कब पब्लिश हुई थी। तो ध्यान रखना है, कैनोनाइजेशन उनके लाइफ टाइम में पब्लिश नहीं हुई थी, यानी कि जब डन जिंदा थे तब पब्लिश नहीं हुई, उनके डेथ के बाद। डन की डेथ 1631 में हुई थी, है ना, और इनकी जो पोइट्री है कैनोनाइजेशन, ये इनकी पोइटिक कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में 1633 में पहली बार आया था। तो ये ध्यान रखना है, 1633 में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स ये एक कलेक्शन था, इसी कलेक्शन में ये पब्लिश हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। द कैनोनाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच, तो जो कैनोनाइजेशन है ये उस प्रोसेस को रेफ़र करता है जिसके द्वारा, ठीक है, ये बताना है। ठीक है, तो जो कैनोनाइजेशन है ना, वो ये किस प्रोसेस को रेफ़र करता है। देखिए, जो कैनोनाइजेशन है ना, एक ऑफिशियल कैथोलिक चर्च प्रक्रिया है। ठीक है, जो कैनोनाइजेशन मतलब क्या होता है, ये एक ऑफिशियल कैथोलिक चर्च प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इस प्रोसेस के द्वारा चर्च किसी भी डेड पर्सन के जीवन और उसके चमत्कारों की जांच करने के बाद उसे संतों की सूची में शामिल करता है। जैसे कोई डेड पर्सन है, उसके जीवन, उसके चमत्कार, उसके बारे में जाँच करेगा, उसके बाद उसको ना संत के लिस्ट में शामिल करता है। तो डन भी क्या करते हैं, अपनी इस पोइट्री में ना इसी शब्द का यूज़ वो व्यंग्यात्मक तरीके से ये कहने के लिए करते हैं कि दुनिया भले ही उनके प्रेम को ना समझे, लेकिन इनका प्रेम इतना पवित्र है कि वो प्रेम के संत बन जाएंगे। तो पीपल आर इंडक्टेड इनटू द कैनन ऑफ सेंट्स, यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। Who said about the poem? पोएम के बारे में किसने कहा है। The canonization that the entire poem gives a new twist to one of the most worn convention of Elizabethan love poetry by expanding the lover's scent conceit to full and precise definition। तो ये कैनोनाइजेशन पोइट्री के बारे में किसने कहा है, ठीक है, कि पूरी पोइट्री एलिजाबेथन लव पोएम की सबसे घिसी पिटी परंपराओं में से एक को एक नया मोड़ देती है। ठीक है, ऐसा किसने कहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्ले हंट है, ये नाम है, नाम याद रखना है। क्ले हंट साहब ने कहा है। ये एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म 20वीं सेंचुरी के एक फेमस अमेरिकी क्रिटिक हैं क्ले हंट। इन्होंने अपनी बुक डंस पोइट्री में, इनकी बुक है ना डंस पोइट्री, ठीक है, इनकी बुक है ठीक है, इनकी जो बुक है डंस पोइट्री में ये बात कही है। इन्होंने इस बात की तारीफ़ की है कि कैसे डन ने लवर्स को एक संत के रूप में पोर्ट्रे करने की पुरानी परंपरा को लिया और उसे एक नए बौद्धिक और गहन रूप में प्रस्तुत किया, जो कि पोइट्री यानी कि लवर्स की बात तो एलिजाबेथन पोइट्री करती है ना, लवर्स की बात। तो यहाँ पे इन्होंने तारीफ़ इस बात की कि डन भी कैसे लव यानी कि प्रेमी को एक संत के रूप में दिखाने के लिए पुरानी परंपरा को ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। द कैनोनाइजेशन हैज़ 5 स्टैंजाज ऑफ, कैनोनाइजेशन जो है वो 5 स्टैंजाज हैं, यानी कि 5 स्टैंजाज में है, लेकिन कितनी लाइंस हैं ये बताना है। तो ध्यान रखना है 9 लाइंस ईच। 5 स्टैंजा में ये पोएम है और हर स्टैंजा में कितनी लाइन है, 9 लाइंस हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। हु रोट हिज वाइफ जॉन डन एंड डन अनडन, ये किसने लिखा है, ठीक है, किसने अपनी पत्नी को लिखा है जॉन डन एंड डन अनडन।
ये किसने लिखा है? तो ये ऑब्वियसली जॉन डन ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? जॉन डन ने लिखा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस मतलब ये एक बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही क्लेवर सेंटेंस है। जॉन डन ने खुद के लिए लिखा था, मतलब अपनी सीक्रेटली शादी के कारण उन्होंने अपनी नौकरी से निकाल दिया गया और उनका करियर बर्बाद हो गया, तो उन्होंने अपनी पत्नी एन को एक पत्र में लिखा, अनडन। अनडन का मतलब क्या हुआ? बर्बाद हो गया। और ये उनके और उनके पत्नी के नाम के साथ एक दर्दनाक पन था। ठीक है, who wrote about the use of paradoxes in the canonization illustrate that paradox is not limited to use in logic. Instead, paradox enables poetry to escape the confines of logical scientific language. तो किसने अपनी पोयम कैनोनाइजेशन में पैराडॉक्स का यूज़ के बारे में लिखा है? ठीक है, मतलब किसने दी कैनोनाइजेशन में पैराडॉक्सेस के यूज़ के बारे में लिखा है? किसने लिखा है ये बताना। जो ये दिखाता कि जो पैराडॉक्स है ना, वो केवल तर्क तक ही सीमित नहीं है कि पैराडॉक्स में सिर्फ केवल आपको तर्क ही मिलेगा, बल्कि ये क्या करता है, अगर कोई पोइट्री में पैराडॉक्स का यूज़ करता है तो ये पोइट्री को तार्किक और साइंटिफिक लैंग्वेज की लिमिटेशंस से बचने में सक्षम भी बनाता है। तो किसने लिखा है ये बताना है। ओके, तो क्लिंट ब्रूक्स, इन्होंने यूज़ किया है। क्लिंट ब्रूक्स, ये नाम याद रखना है। ठीक है, ये जो थॉट्स थे ये न्यू क्रिटिसिज्म के जो क्रिटिक थे। क्लिंट ब्रूक कौन है? ये न्यू क्रिटिसिज्म के क्रिटिक हैं। न्यू क्रिटिसिज्म, ये जो कॉन्सेप्ट है ना न्यू क्रिटिसिज्म, इसके क्रिटिक थे क्लिंट ब्रूक, है ना। इन्होंने अपनी प्रभावशाली बुक, इनकी एक बुक थी द वेल, ये मैंने पढ़ाया है द वेल, यानी कि मैंने उसमें पढ़ाया है लिटरेरी टर्म में, द वेल रॉट अर्न, ये इनकी बुक है द वेल रॉट अर्न। ठीक है, अर्न। इसमें इन्होंने इसमें ब्रूक्स क्या बताते हैं? ब्रूक्स इसमें तर्क देते हैं कि डन की पोइट्री की जो महानता है वो पैराडॉक्स के यूज़ में निहित है। यानी कि डन की जो पोइट्री की जो महानता है, डन ने उसमें पैराडॉक्स का यूज़ किया है। इसी वजह से जो क्या करती है, जो इमोशंस और थॉट्स की जटिलताओं को बताने के लिए मदद करती है। पैराडॉक्स ही बता रही है, यानी कि जो इसमें इमोशंस हैं, जो थॉट्स हैं, वो पैराडॉक्स का यूज़ करने की वजह से उसमें पता चल रहा है, जो सीधी सरल भाषा नहीं कर सकती है। पैराडॉक्स का डन ने यूज़ किया है, जिसके कारण पोइट्री का जो इमोशंस है, जो थॉट्स है, वो अपने आप ही एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। द इमेजरी ऑफ फिनिक्स इज़ क्रिएटेड इन द पोएम। तो फिनिक्स पक्षी की कल्पना किस पोइट्री में की गई है? फिनिक्स एक बर्ड है। फिनिक्स एक बर्ड है। इस बर्ड की कल्पना किस पोइट्री में की गई है ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दी कैनोनाइजेशन। ठीक है, फिनिक्स एक ना माइथोलॉजी, अब अगर आप बोल सकते हो ना, कि पौराणिक पक्षी है जो अपने ही राख से, फिनिक्स जो होती है ना, ये क्या होती है कि अपने ही राख से, जो उसकी एसेस होती है ना, अपने ही राख से ये दोबारा से जीवित हो जाती है। तो ये जो कल्पना है ये दी कैनोनाइजेशन पोइट्री में सेंटर्ड है। डन इसका यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि प्रेमी और प्रेमिका अपने प्रेम में इस तरह एक हो जाते हैं कि वो एक रहस्यमय फिनिक्स की तरह हैं। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग जेंडर एक में समाहित हो जाता है और जो प्रेम में मरकर फिर से जन्म लेते हैं, जिस तरह ये फिनिक्स बर्ड है, ये भी अपने राख से दोबारा से जीवित हो जाती है। कंपैरिजन इन्होंने किया है। ठीक है, तो दी कैनोनाइजेशन में है, फिनिक्स का इन्होंने यूज़ किया है। द ट्रू लवर्स वंस दे हैव असेंडेड हेवन दे विल बिकम, ये बताना है। सच्चे प्रेमी एक बार जब वो हेवन में पहुंच जाएंगे तो वो बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? सेंट ऑफ लव की, चर्च की, मैनकाइंड या गॉड। ये भी इसी की लाइन है कैनोनाइजेशन की। क्या बन जाएंगे? तो सेंट ऑफ लव बन जाएंगे, ये इन्होंने बताया है। कैनोनाइजेशन के अनुसार पोएट का तर्क ये है कि अगर दुनिया उन्हें शांति से प्रेम नहीं करने देती तो उनकी कहानी जो है ना, वो भविष्य के प्रेमियों के लिए एक आदर्श बन जाएगी। यानी कि भविष्य में जो प्रेमी आएंगे, प्रेमी प्रेमिका, उनके लिए आदर्श बन जाएंगे। यानी कि वे स्वर्ग में सेंट ऑफ लव के रूप में पूजे जाएंगे और भविष्य में प्रेमी उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें प्यार करने दो, हमारे प्यार को मिला दो। द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजाज इन द पोएम इज़, इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है भाई? तो बताओ यहाँ पे इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखना है, इसकी राइमिंग स्कीम है, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? तो याद रखना है, इसकी राइमिंग स्कीम जो है ना, वो ABBA अब्बा CCC AA, ये ध्यान रखना है।
ये इसकी राइमिंग स्कीम है। अब्बा ट्रिपल सी डबल ए, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। अ नॉवल बाय अर्नेस्ट हमिंगवे टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम द मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन सीरीज ऑफ मेडिटेशंस एंड प्रेयर्स ऑन हेल्थ, पेन एंड सिकनेस, पब्लिश्ड इन 1624 एज डिवोशन अपॉन इमरजेंट ओकेशंस, स्पेसिफिकली मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन दी नॉवल, इसको छोड़ रही हूँ। दी नॉवल वॉज, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो जाता है मुझे, ठीक है, ठीक है। मेडिटेशन आई थिंक ये 10 है, एक मिनट, ये 10 है, ये 7 है, तो 17 ही हुआ है ना। स्पेसिफिकली मेडिटेशन 17 द नॉवल वॉज। इसका बताना है कि क्या होगा, एक मिनट। इसमें कहा क्या जा रहा है पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो अर्नेस्ट हमिंगवे का एक नॉवल है, ठीक है। अर्नेस्ट हमिंगवे का एक नॉवल है, उसका टाइटल मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन का जो मेडिटेशन और प्रेयर्स है ना, जॉन डन का मेडिटेशंस और प्रेयर्स की एक सीरीज से लिया गया है, जो 1624 में पब्लिश हुई थी। तो वो नावल कौन सा है ये बताना है, वो नावल कौन सा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये फेमस नावल फॉर हुम द बेल टॉल्स है, फॉर हुम द बेल टॉल्स, ये फेमस नावल इन्हीं का है, किसका, अर्नेस्ट हमिंगवे का। और इसका टाइटल जॉन डन का मेडिटेशन, जॉन डन का मेडिटेशन 17, मैं यहाँ पे गलत ना हूँ तो मेडिटेशन 17 से लिया गया है, जिसमें डन लिखते हैं कि किसी भी पर्सन की डेथ हम सभी को प्रभावित करती है। कभी ये मत पूछो कि घंटा किसके लिए बज रहा है, ये तुम्हारे लिए भी बज सकता है, ठीक है। तो मेडिटेशन जो 17 है, इसमें जो इन्होंने ये बात कही है फॉर हुम द बेल टॉल्स, इसमें जो लाइनें हैं, इसी लाइनों से इन्होंने ये टाइटल उठा के अपने नॉवल का क्या बना दिया है, टाइटल बना दिया है, अर्नेस्ट हमिंगवे। हु अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स इन द वर्ड्स ऑफ ड्राइडन। तो ड्राइडन के शब्दों में कौन मेटाफिजिक्स का दिखावा करता है, तो जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके थे, तो डन है ना। इन्होंने तो ये क्रिटिसिज्म, मतलब इन्होंने क्रिटिसाइज करने के लिए मेटाफिजिक्स वर्ड यूज किया गया था। तो ये जॉन ड्राइडन ने कहा था, जिन्होंने सबसे पहले डन कोई पोइट्री के बारे में बताने के लिए मेटाफिजिक्स शब्द का यूज़ किया था। ड्राइडन का इरादा ये था कि आलोचना करना था, यानी कि इस तरह बोल के, मेटाफिजिक्स बोल के इनको आलोचना करना था, ठीक है। लेकिन इनका मानना था कि डन अपने लव्स पोयम में अननेसेसरी रूप से दर्शन शास्त्र का दिखावा करते, इसलिए इन्होंने मेटाफिजिक्स वर्ड यूज़ किया था। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेटाफिजिकल पोएट। इसमें से बताना है कौन से मेटाफिजिकल पोएट नहीं है, ठीक है। इसमें कौन से नहीं हैं, देखिए जॉन डन है, हेनरी वॉन है, एंड्री मॉर्वल है, ये सभी हैं, लेकिन शेक्सपियर नहीं है। शेक्सपियर है, जॉन डन है, हेनरी वॉन है, एंड्री मॉर्वल है, और कौन से हैं आपके, ठीक है। काउली भी है, अब्राहम काउली भी हैं, वो भी जुड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। विच पोएम बिगिंस विद द लाइन फॉर गॉड शेक होल्ड योर टंग। देखिए यही लाइन थी, मुझे याद नहीं आ रही थी, फॉर गॉड शेक होल्ड योर टंग, यही लाइन थी, और यहीं से स्टार्ट होती है, ये ओपनिंग लाइन है। अब बताओ, भगवान के लिए अपने होल्ड योर टंग, अपना जबान या अपनी जबान बंद रखो, अपना मुंह बंद रखो और मुझे प्यार करने दो। बताओ इस तरह का पोएम स्टार्ट हुआ तो आपको क्या लगेगा कि पहले से ही पोएट किसी पर्सन से बहस कर रहा हो, बहस ही कर रहा हो ना, आपको यही लगेगा ना। ये पोइट्री की, ये पोएम की शुरुआत की लाइन है, फर्स्ट लाइन है, और ऐसे ही एब्रप्ट ओपनिंग होती है इनकी पोइट्री की। जो आपको ऐसा क्यों करते हैं ये, ताकि रीडर का ध्यान अपनी तरफ खींचना। अब ये स्टार्ट हुआ, तुरंत आपका ध्यान गया कि नहीं, आपको तुरंत भी लगेगा, लग रहा है पहले से पोएट की किसी से बहस हो रही थी, तभी तो इस तरह बोले फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग। तो ये आपके दी कैनोनाइजेशन की लाइन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, अचानक शुरुआत हो जाती है। डन बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ, डन किससे बिलोंग करते हैं ये बताना है, ठीक है। डन किससे बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एलिजाबेथन एज है, कैरोलिन एज है, जैकोबियन एज है, रेस्टोरेशन एज है, इसमें से डन किससे बिलोंग करते हैं, और ये यहाँ पे आपका कैरोलिन एज हो जाएंगे, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कैरोलिन एज। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैरोलिन एज पे तो नहीं होगा, क्योंकि अगर हम उनका टाइम पीरियड देखें 1572 से लेके 1631 ये पीरियड था, है ना, 1572 से लेके 1631, और ये एलिजाबेथ एज का अंत हो रहा था। तो ये ध्यान रखना है, एलिजाबेथ एज का अंत हो रहा था और जैकोबियन एज की पूरी पीरियड में फैला हुआ था। तो जैकोबियन एज यहाँ पे सही होगा, जब जैकोबियन एज से थे, ये बिलोंग करते थे।
ठीक है। उस समय किंग जेम्स फर्स्ट थे, इनका शासन काल था 1603 से 1625 रेफर करता है। ये वह समय था जब डन ने अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स लिखी और उनकी पोएटिक स्टाइल अपनी चरम पर थी, इसलिए उन्हें मेनली अगर देखा जाए तो जैकोबियन एज का पोएट माना जाता है। ठीक है। जॉन डन बिलोंग करते हैं रेनेशा एंड अर्ली जैकोबियन पीरियड, तो ये ध्यान रखना है, यानी कि स्पेसिफिकली द लेट 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी। ओके, तो यहाँ पे जैकोबियन पे जाएंगे हम, कैरोलिन पे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट पे आएंगे। डन इज ऑल्सो कॉल्ड, डन को और क्या कहा जाता है, डन को और क्या कहा जाता है, तो डन को द मोनार्क ऑफ विट भी कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, डन को मोनार्क ऑफ विट कहा जाता है। मतलब यहाँ पे देखेंगे डन की जब डेथ पर जो थॉमस कैरियो थे उन्होंने एक एलेजी लिखा था जिसमें उन्होंने डन को द मोनार्क ऑफ विट कहकर ट्रिब्यूट किया था। विट का यहाँ मतलब केवल कॉमिक नहीं है बल्कि एक इंटेलेक्चुअल विट है, ज्ञान, जटिल विचारों को दिखाया गया है। और ये जो टाइटल है डन की पोएटिक टैलेंट का दिखाता है, मोनार्क ऑफ विट कहा गया। ये डन को कहा गया, किसने कहा है ये भी ध्यान रखना है, थॉमस कैरियो। थॉमस कैरियो का इन्होंने एक शोक गीत लिखा था, एक एलिजी लिखा था इनके आफ्टर डेथ, मतलब मरने के बाद। उसमें हु फर्स्ट क्वाइंड द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री इन हिज बुक लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट, तो ये ध्यान रखना है किसने इस टर्म को, मेटाफिजिकल पोइट्री टर्म को किसने क्वाइन किया था अपने वर्क, अपने बुक लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। तो ये वेरी ईजी है, मैंने ऊपर बता ही दिया था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा डॉक्टर जॉनसन, है ना। डॉक्टर जॉनसन ही थे जिन्होंने इस टर्म को लोकप्रिय बनाया था। हालांकि जॉन ड्राइडन ने इस टर्म मेटाफिजिक्स शब्द का यूज़ किया था, लेकिन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ही इस शब्द को पॉपुलर बनाया और इसे एक लिटरेरी ग्रुप के रूप में दिखाया, डिफाइन किया। उन्होंने अपनी फेमस बुक लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट में पोएट की इस ग्रुप को मेटाफिजिकल पोएट्स कहा और उनकी स्टाइल की जो विस्तृत आलोचना की, काफ़ी उनकी स्टाइल की। The metaphysical rejects the conventional ideal of love held by dash and their indifference to real experience। तो metaphysical poet ने किसके द्वारा माने गए जो प्रेम के पारंपरिक आदर्श हैं, यानी कि conventional ideal of love, ठीक है, और उनके जो रियल एक्सपीरियंस हैं उनके प्रति उनकी उदासीनता को खारिज कर दिया। तो एलिजाबेथ पोएट्स को इन्होंने खारिज कर दिया। कौन? मेटाफिजिकल पोएट्स। किसे रिजेक्ट करते हैं? एलिजाबेथ पोएट्स को, क्योंकि मेटाफिजिकल पोएट्स ने इनसे पहले ही एलिजाबेथन पोएट्स की जो प्रेम यानी कि जो लव पोएम्स होती थी उनकी परंपरा को खारिज कर दिया है। ठीक है, ये नहीं लिखते थे। जैसे कि एलिजाबेथन जो पोएट्स थे वो लव पोएम्स लिखते थे और इनका जो ट्रेडिशनल था, इनका जो कन्वेंशनल था, जो परंपरा थी, लिखने का तरीका था, ये मेटाफिजिकल पोएट्स ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। एलिजाबेथन पोएट्स कैसी हो, एलिजाबेथन जो पोएट्स थे ये लोग अपने लव पोएम्स कैसे लिखते थे, तो ये अक्सर थोड़ा सा स्वीट रहता था, थोड़ा सा एलिजाबेथन पोएट्री जो होती थी ना वो अक्सर बहुत मधुर होती थी और अलंकृत होती थी, यानी कि उसमें फिगर ऑफ स्पीच का भी यूज़ होता था, आइडल भी होती थी, जिसमें जो बिलबेड है, बिलबेड को एक देवी के रूप में पूजा जाता था, है ना। तो इसके जस्ट ऑपोजिट जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं उन्होंने अपनी पोइट्री कैसे लिखी, उन्होंने प्रेम को ज़्यादा महत्व नहीं दिया बल्कि उन्होंने रियलिस्टिक को ज़्यादा महत्व दिया, उन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल और बौद्धिक तरीकों को ज़्यादा महत्व दिया। तो इसीलिए मेटाफिजिकल जो पोएट्स थे वो एलिजाबेथन पोएट्स को रिजेक्ट कर दिए, यानी कि एलिजाबेथन पोइट्री को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु फाइंड्स यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इन डांस पोइट्री इन एजेस से मेटाफिजिकल पोएट्स। तो मेटाफिजिकल किसने पाया था यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, कहाँ पे? मेटाफिजिकल पोएट्स के एस्से में। ठीक है, किसने पाया था, किसने अपने एस्से मेटाफिजिकल पोएट्स में डन की पोइट्री में यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी को पाया? तो टी.एस. एलियट। ये ध्यान रखना है, काफ़ी इजी है ये, टी.एस. एलियट ध्यान रखना है। टी.एस. एलियट का ये एस्से था मेटाफिजिकल पोएट, ये एस्से था टी.एस. एलियट का। ठीक है, इसमें इन्होंने डन की पोइट्री में यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी पाया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट, ये टी.एस. एलियट 20वीं सेंचुरी के महान पोएट थे, क्रिटिक थे, और इनका जो ये आया था ये 1921 में ये एस्से आया था। ठीक है, 1921 में ये एस्से आया था, द मेटाफिजिकल पोएट। इलियट इसमें ये तर्क देते हैं कि डन जैसे पोएट में थॉट्स और भावनाओं को एक साथ मिलाने की एक अनूठी क्षमता थी, जबकि बाद के पोएट्स में ये जो क्षमता थी ये ख़त्म हो गई। यानी कि डन जैसे पोइट्री में यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी मिलती थी, लेकिन बाद के पोइट्री में नहीं मिलती है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी मतलब थॉट्स और इमोशन को एक साथ मिला के लिखना।
ये डन लिखते थे। डन जैसे पोएट, मेटाफिजिकल पोएट्स लिखते थे। ये लोग ना थॉट्स और भावनाओं को, यानी कि थॉट और इमोशन को मिला के लिखते थे पोइट्री। तो टी.एस. इलियट को काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए इन्होंने ये नाम दिया यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। लेकिन बाद की पोइट्री, बाद के पोइट्स की जो पोइट्री थी वो ये सब, वो लोग क्या करते थे, सिर्फ थॉट पे लिखते थे, इमोशन को अलग से लिखते थे, दोनों को मिला के नहीं लिखते थे। तब इसीलिए उन्होंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहा। ठीक है। Who commented that done for not keeping of accent deserved hanging? तो किसने ये कमेंट किया कि डन का जो स्टैंजा, यानी कि डन स्टैंजा का ध्यान न रखने के लिए फांसी के लायक थे, ऐसा किसने कहा है? ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर बात करें तो डॉक्टर जॉनसन ही है। ये काफ़ी क्रिटिसाइज किए थे डॉक्टर जॉनसन मेटाफिजिकल की, पोएट्स की, स्पेशली जॉन डन की काफ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे, डॉक्टर जॉनसन इज़ करेक्ट। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर जॉनसन ने कहा था ये बात। ओके, चलिए, ये डॉक्टर जॉनसन ने ऐसा कहा था, ऐसा लग रहा है कि जैसे बेन जॉनसन ने कहा था। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न मुझे हो रहा है, डॉक्टर जॉनसन ने कहा था कि बेन जॉनसन, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस लाइन में, मतलब इस क्वेश्चन में। Who accuses the metaphysical poets of yoking most heterogeneous ideas by violence? तो इसका बताना है कि मेटाफिजिकल पोएट्स पे सबसे अच्छे विचार को हिंसा द्वारा साथ जोड़ने का आरोप कौन लगाता है? तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, डॉक्टर जॉनसन अगेन। ठीक है, डॉक्टर जॉनसन है, ये लगाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी आलोचना किए थे डॉक्टर जॉनसन। ओके, इन्होंने ये कहा था ना, डॉक्टर जॉनसन जो थे ना, इन्होंने अपने मेटाफिजिकल कंसीट को डिफाइन करते हुए कहा कि एक ऐसी तुलना है जिसमें सबसे विषम, यानी कि अलग अलग थॉट्स को एक साथ जोड़ा जा रहा है। इनका मानना था कि ये जो कंपैरिजन है ना, ये अक्सर स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं है, बल्कि ज़बरदस्ती ही जोड़ा जा रहा है, ज़बरदस्ती की लग रही है ये कंपैरिजन। इन्होंने ये कहा था, क्योंकि जो मेटाफिजिकल में पोएट क्या करते थे, कंसीट का यूज़ करते थे। अब एक ऐसी कंपैरिजन करते थे कि एकदम अलग अलग विचारों की कंपैरिजन एक साथ जोड़ देते थे। तब यहाँ पे डॉक्टर जॉनसन को लगा कि ये जो तुलना है ना, ये हमें नेचुरल नहीं लग रही, ऐसा लग रहा कि ज़बरदस्ती की लग रही है। Who among the following did not take pride in calling himself son of Ben? ठीक है, तो इनमें से किसने खुद को बेन का बेटा कहने में गर्व महसूस नहीं किया? ठीक है, किसने बेन का बेटा कहने में खुद को, ये बताना है। तो आपके जॉन डन हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। सन्स ऑफ बेन उन पोएट्स को कहा जाता था। देखिए, सन्स ऑफ बेन जो है ना, ये उन पोएट्स का ग्रुप है जो बेन जॉनसन को अपना गुरु मानते थे और उनकी पोएटिक स्टाइल को ना क्या करते थे, नकल करते थे, उनकी पोएटिक स्टाइल का अनुकरण करते थे, अनुसरण करते थे। तो डन जो थे ना, ये बेन जॉनसन के कंटेम्प्रेरीज ही थे, ना कि उनके फॉलोअर थे। तो इनकी जो पोएटिक स्टाइल थी, यानी कि जॉन डन की जो पोएटिक स्टाइल थी, वो जॉनसन से बहुत अलग थी और अपनी तरह की, एकदम अपनी ही तरह की अनूठी थी। इसलिए इन्होंने कभी भी खुद को बेन का बेटा नहीं कहा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में बेन जॉनसन और डॉक्टर जॉनसन में मैं फंस रही हूँ यहाँ पे। डन फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सटेंट रिजर्व, इसको मैं देखूँगी, अगर आप लोगों को पता होगा तो बताना ज़रूर आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच पोएम, ज़्यादा नहीं है, 64 क्वेश्चन थे बस। विच पोएम क्रिएट द फॉलोइंग इमेज ऑफ टेपर्स एंड फ्लाई, कॉल अस वॉट यू विल, वी आर मेड सच बाई लव, कॉल हर वन एंड मी अनदर फ्लाई, वी आर टेपर्स टू एंड एट आवर ओन कॉस्ट डाई। ये किस पोएम की लाइन है बताना है हमें। कौन सी पोएम है जो टेपर्स एंड फ्लाई की एक इमेज बनाती है? ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि कॉल अस वॉट यू विल, हम जो चाहें वो करें। वी आर मेड सच बाई लव, कॉल हर वन बाई अनदर फ्लाई, हम प्रेम से ऐसे बने हैं, उसे एक पतंगा कहो, मुझे दूसरा, यानी कि हम मोमबत्तियाँ भी हैं। ये किस पोएम की लाइनें हैं सिंपली बताना है, जहाँ पे टेपर्स एंड फ्लाई का एक इमेज बन रहा है। तो द कैनोनाइजेशन, ये मैंने पढ़ाया भी है, द कैनोनाइजेशन में ही है। यहाँ पोएट कहते हैं कि वह और उनकी जो प्रेमिका है वो प्रेम की लौ में जलने वाले पतंगों की तरह हैं, वह अपने ही लगन और अपने ही जुनून में भस्म हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक पतंगा, यानी कि जो पतंगे नहीं होते, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो मोमबत्ती की लौ में जलकर मर जाते हैं। ठीक है, कंपैरिजन बहुत तगड़ा किया इन्होंने, कंसीट का यूज़ करते थे। द लाइन द फिनिक्स रिडल हैथ मोर विट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है? द फिनिक्स रिडल। अब फिनिक्स का यूज़ इन्होंने कहाँ कहा? ये एक बर्ड है,
तो ये लाइनें ना दी कैनोनाइजेशन पोइट्री से ही ली गई है। पोएट अपनी और अपनी बिलेबेड की एकता को समझाने के लिए फिनिक्स बर्ड के मिथक का यूज़ करते हैं। यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ वी कैन डाई बाई इट एंड इफ़ नॉट लाइव बाई लव। ठीक है, हम इससे मर सकते हैं और प्रेम से भी जी सकते हैं। तो ये लाइनें भी आपको दी कैनोनाइजेशन में ही मिलेगी। इसमें पोएट कहते हैं कि अगर दुनिया उन्हें प्रेम के साथ जीने नहीं देगी तो वो अपने प्रेम के लिए मर भी सकते हैं और इस तरह के प्रेम के शहीद बन जाएंगे। तो दी कैनोनाइजेशन। ठीक है, इतना ही था। अरे बाप रे, अच्छा एक और था। चलिए, जॉन डन बिलीव्ड इन। जॉन डन किस पे विश्वास रखते थे? तो जॉन डन एक गहरे धार्मिक रिलीजियस पर्सन थे और अपने जीवन के बाद के पार्ट में वो एक पादरी भी बने थे। तो उनकी पोइट्रीज और उनके सरमन्स में डेथ के बाद लाइफ आफ्टर डेथ में एक मजबूत विश्वास वो दिखाई देता था। तो लाइफ आफ्टर डेथ, ये ध्यान रखना है। हालांकि उन्होंने लव पोएम्स भी लिखी, उन्होंने मानवीय रिलेशन के बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन उनकी पूरी सोच का आधार अगर देखें तो गॉड और जो परलौकिक जीवन है, यानी कि लाइफ, जीवन के बाद मरना है, मरने के बाद क्या होगा, ये सारी आस्था वो रखते थे। तो यहाँ पे बस खत्म हो गया। 65 क्वेश्चन था। इसमें इतना टाइम इसलिए चला गया क्योंकि पर क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, ताकि आपका एक रिकॉल करने के लिए, बस आपकी रिमाइंड कराने के लिए आप बहुत अच्छे से समझाया। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कितना आपने स्कोर किया है, मुझे लगता है स्कोर तो होना चाहिए, अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए, कदों का छोड़ के बाकी स्कोर तो होना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ाया है वही सब कुछ है। यही सब मैंने पढ़ाया था आपको थ्योरी क्लास में LT के, और वही सब प्रैक्टिस में भी दिया गया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय। लाइक भी किया करिए। बाय बाय।